नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा बजटरी एंड बजटरी कंट्रोल में मैंने आपको बेस बताया है। तो दोस्तों एग्जैक्टली क्या मैंने आपको बताया कि बजटरी चैप्टर कुछ है ही नहीं। बजटरी चैप्टर कॉमन सेंस है, ये हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। मैंने आपको बोला बिल्कुल भी आपको इस चैप्टर में कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको बताया था 1 यूनिट के लिए 10 रुपये, 20 यूनिट के लिए कितना, ये तो 7वीं 8वीं का स्टूडेंट भी कर लेगा। आपको इसमें सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। 3 टाइप के एक्सपेंसेस थे सर, कौन कौन से? वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल। वेरिएबल में रेशियोज करना है, 1 के लिए इतना, 2 के लिए इतना, 10 के लिए इतना, 50 के लिए इतना, 100 के लिए इतना। ये तो दोस्तों आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। फिक्स, फिक्स तो बाय नेचर ही फिक्स है। सेमी वेरिएबल के लिए क्वेश्चन में लिखा होता है। तो मैंने आपको दोस्तों बताया वेरिएबल कॉस्टिंग आपको सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से समझना है। लास्ट लेक्चर में हमने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा था, फिर एक हमने प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, ये पूरे का पूरा हमने देखा। तो हमने पूरा देख लिया हमें किस किस तरह से इसको क्या कहते हैं, कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है स्टेटमेंट बना के। आज मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा और डिफिकल्ट सम नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा प्रोसेस वाइज लेंथ थी जिसमें कुछ ज़्यादा होगा। मैंने आपको बताया दोस्तों इसकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मेरे को थोड़ा सा आपको जीरो बेस्ड बजटिंग को भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है, और थोड़ा सा आपको मेरे को इसका प्रैक्टिकल सम करवा के थोड़ा लेंथी प्रोसेस में थोड़ा आपको फील गुड हो, वो मेरा आज का टारगेट है। तो आगे बढ़ते हैं। वही जैसे आपको पता है कि हम प्रैक्टिकल सम में सी ए IPCC का मॉड्यूल प्रीफर करते हैं, उसी में लगभग सब टर्म के सम इंक्लूड हो जाते हैं। तो दोस्तों इलस्ट्रेशन 5 देखेंगे सी ए IPCC का, उसके बाद थोड़ा सा जीरो बेस्ड बजटिंग को बताते हुए आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन 5 दोस्तों, इलस्ट्रेशन 5 क्या बोलता है? एक कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलाइज्ड सब असेंबली रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक equipment. The company envisages in the forthcoming month, December 2002, the sales will be in the pattern in the ratio 3:4:2 respectively of sub-assembly ACB, MCB and DP. तो आपके पास क्या सेल्स पैटर्न दे रखा है और सब असेंबली दे रखी है। तो दोस्तों सब असेंबली ACB, MCB और DP, ठीक है। शॉर्ट में सब असेंबली, ठीक है। इनका सेलिंग प्राइस, इनका सेल प्राइस है 520, 500 और 350। अच्छा, बोल रहा है इनके लिए कंपोनेंट के जो रिक्वायरमेंट है वो आपको बता रखा है। बेस बोर्ड कितना चाहिए? बेस बोर्ड चाहिए 111। IC08 कितना चाहिए? IC08 चाहिए 822। IC12 कितना चाहिए? IC12 चाहिए 410-4। IC26 चाहिए 268, ठीक है। परचेज प्राइस दोस्तों, इसकी परचेज प्राइस दे रखी है, तो इसका परचेज प्राइस मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसका 60 है, ये परचेज प्राइस है 60, 20, 12 और 8, ठीक है। द डायरेक्ट लेबर टाइम एंड द वेरिएबल ओवरहेड रिक्वायर्ड फॉर ईच सब असेंबली। डायरेक्ट लेबर टाइम एंड वेरिएबल ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर टाइम ग्रेड ए, दो टाइप की लेबर है, ग्रेड ए 8, 6, 4, रेट कितना है 5 पर आवर। ग्रेड बी आपके पास है 16, 12, 8, ठीक है। रेट कितना है 4 पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड डायरेक्टली दिए हुए, वेरिएबल ओवरहेड कितना है 36, 24, 24। लेबर वर्क्स 8 आवर डे। लेबर कितना 8 घंटे काम करते हैं फॉर 25 डेज ए मंथ। 25 दिन काम करेंगे 8 घंटे के हिसाब से। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ सब असेंबली एंड कंपोनेंट। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक। तो आपके पास सब असेंबली का ओपनिंग स्टॉक मैं इधर ही लिख देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 800, 1200 और 2800,
ठीक है सर। कंपोनेंट का इधर डाल दूं, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है सर, इधर डाल दीजिए ओपनिंग स्टॉक। तो बेस बोर्ड का ओपनिंग स्टॉक है 1600, थोड़ा सा नीचे हमें मल्टीप्लाई करके शायद हो सकता है कंपोनेंट वगैरह निकालने पड़ेंगे। चलो लिख देते, देखेंगे 1200, 6000 और 4000। Fixed overhead amounts to 7,57,200 for the month and the monthly profit target 12 lakh has been set. Monthly profit 12 lakh का set है। Company is eager for reduction closing inventory for December 2002. Eager for reduction करने closing inventory में for 2002 सब assembly and component 10%, 10% reduction करनी। तो closing stock कितना होगा दोस्तों? Opening stock का 90%, 720, 1080, 2520। क्या करना है, सिंपल, कैसे निकालना है 90%, इसका 10% कम कर दो। इसी तरह इधर से भी 10% कम कर दो, 1600 में से 160 कम कर दो, 1440, 1080, 5400 और 3600। तो दोस्तों सिंपल। हाँ सर, आगे सेल्स बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू, क्या क्या निकालना है? फर्स्ट निकालना अपने को सेल्स बजट, सेल्स बजट, ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन है प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी, प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी, ठीक है सर। थर्ड है कंपोनेंट यूजेस बजट, कंपोनेंट यूजेस बजट, ठीक है। फोर्थ है कंपोनेंट परचेज बजट, कंपोनेंट परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू, इन क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों में। मैन पावर, देखो मैन पावर क्या बोल रहा है, मैन पावर के रिगार्डिंग बोल रहा है। मैन पावर बजट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर एंड अमाउंट ऑफ वेजेस, कितना देना है, ठीक है सर। तो दोस्तों हम सेल्स यूनिट कहां से निकालें, सेल्स यूनिट कहां से निकाले, क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन में ना दोस्तों आपको याद है, आपने ऑलरेडी मार्जिनल क्वेश्चन किया हुआ है। इसमें आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है। फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, इस क्वेश्चन में आपको फिक्स कॉस्ट दी है इन्होंने, फिक्स कॉस्ट 7,57,200 और प्रॉफिट का टारगेट दिया इन्होंने 12 लाख, ठीक है, 12 लाख का प्रॉफिट का टारगेट दिया। सेल्स का मिक्सिंग रेशियो दे रखा था, सेल्स मिक्स कितना दे रखा था, जो आपको याद है हमने जब मार्जिनल कॉस्टिंग किया था तो मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग बताया था कॉम्बो। कॉम्बो इन्होंने दिया था 342, कॉम्बो क्या था 342, कॉम्बो था 342, एक यूनिट इसका, एक यूनिट इसका और एक यूनिट इसका, कॉम्बो का ये था। तो कॉम्बो, तो दोस्तों पहले ये देखते हैं एक यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन लेता है। तो देखो ये सेल प्राइस है, ठीक है, मैंने तो थोड़ा सा नीचे लिख दिया, ठीक है। बेस बोर्ड पे कितना लगेगा 60, 8 इंटू 20 160, 4 इंटू 12 48, 2 इंटू 8 16, 8 इंटू 5 40, 16 इंटू 4 64, 36 वेरिएबल कॉस्ट, 36 को थोड़ा सा नीचे लिखा। तो दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, वेरिएबल कॉस्टिंग नीचे लिख दी। हाँ सर, वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ ये, तो 520 का सेल प्राइस है एसीबी का, उसमें से कितना लग रहा है देखो 60 और 160, 260 सॉरी 220 और ये हो गया वापस 60, सॉरी ये हो गया 100, इन दोनों का सम 100, ठीक है। ये 64, ये 104, 16 4 जा तो 64, 104, 204, 204 और ये हो गया 220, 324 आपको इसमें से माइनस करना है 520 में से, श्योर। सॉरी दोस्तों ये 204 था ना, 204 और 220 तो 424 हो गया, 424 माइनस 520, कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हो गया आपके पास 96। तो दोस्तों ये थोड़ा क्लमजी मत करना, ये पर यूनिट है, आप बोलो तो मैं नीचे अलग से लिख दूं,
हाँ सर आप नीचे लिख दो, क्लमजी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हम निकालते हैं स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एसीबी, एमसीबी और डीपी। सेल प्राइस कितना हुआ 520, 500, 350 सेल प्राइस। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में बेसबोर्ड 60, 160, IC08, IC12, 48, IC26, 16, ग्रेड A 40, ग्रेड B 64, वेरिएबल ओवरहेड 36। कंट्रीब्यूशन कितना आया सर 96, ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, इसको वापस वैसे कर दीजिए 520 और ये इधर था 36, इन सबको मिटा दीजिए। ठीक है, अब आगे वापस 500 बेसबोर्ड 60, 2 into 20 40, 120, 48, 30, 12 4 जा 48, 24, डायरेक्ट का डायरेक्ट। कंट्रीब्यूशन कितना है, ये हुआ 100, 150, 250 और ये 96, इसको 100 मान लो। 100, 150, 250 और 100, 350, 350। ठीक है, और ये 24, तो 350 और बाकी था 370। वापस से 100, 150, 250 हाँ सर, 350 हाँ सर, 370। कंट्रीब्यूशन कितना है 130। ठीक है, हाँ जी सर। देखो ये 8 और 8 16, 4 कम था यहाँ पे, मैंने 4 इधर एडजस्ट कर दिया। 60 हाँ जी सर, 40 हाँ जी सर, 2 into 20, 12 into 4 48 हाँ जी सर, 8 into 8 64 हाँ जी सर, 4 into 5 20, 8 into 4 32, 24 as it is। $64, 24 और 32, ये हुआ आपके पास कितना 98, सॉरी 88, 88 और 2 90 और 30, 120, 120 और 20, 140, 140 और 60, 200, 240, 288, 288 हुआ। 288 गया तो 350 में से 62, 288 ना, यस सर, 288 62। चेक करना वापस कंट्रीब्यूशन सर, कैलसी से एक बार कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको कैलसी से एक बार चेक कीजिए सही है कि गलत, फिर आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, अब कॉम्बो का कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। देखो कॉम्बो में क्या है, कॉम्बो कंट्रीब्यूशन 96 into 3 288, 130 into 4 520, 124। कॉम्बो का कंट्रीब्यूशन ऐड कर लो, 2 9 और 2 11 और 2 13, 1 कैरी 3 5 8 और 1 932। दोस्तों कॉम्बो का कंट्रीब्यूशन आ गया 932। अब आपसे कोई पूछे कितने यूनिट बेचना चाहिए, डिजायर्ड सेल्स कितनी होगी, सेल्स यूनिट सर, फिक्स कॉस्ट पढ़ा था सर पहले, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो दोस्तों डिजायर्ड सेल्स यूनिट
का फॉर्मूला ऑलरेडी हम मार्जिनल कॉस्टिंग में देख चुके हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अपने पास कितना था फिक्स कॉस्ट 7,57,200 प्लस 12 लाख, तो ये अपने पास है 19,57,200 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर कॉम्बो कितना है 932। तो दोस्तों कंट्रीब्यूशन पर कॉम्बो कर देना, तो आपके पास कितने डिजायर्ड सेल्स कॉम्बो आएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 2100 कॉम्बो। तो यूनिट्स कितने कितने हो गए, तो एसीबी के यूनिट्स हो गए, यहाँ पे लिख रहा हूँ एसीबी के यूनिट्स हो गए आपके पास 2100 इंटू 3 आपके 6300, 21 इंटू 4 8400 और 2100 इंटू 2 4200 आपके पास यूनिट्स हो गए। ये आपके पास सेल्स कॉम्बो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था आपके पास एस्टिमेशन ऑफ, आपको सेल्स निकालनी थी, आपने लिखा स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन एंड एस्टिमेटिंग सेल्स यूनिट। ओके दोस्तों, सिंपल था, क्लियर, आपको समझ आया। मैंने पहले एक टेबल में पूरा क्वेश्चन फ्रेम किया, क्या था, असेंबली थी, एसीबी एमसीबी डीबी, इसके कुछ सब कंपोनेंट थे, उसका सेल प्राइस दे रखा था, उसमें कंपोनेंट के नाम दे रखे थे, बेस बोर्ड IC08 IC12 IC26, ग्रेड लेबर, दो टाइप की लेबर थी, ग्रेड ए ग्रेड बी, वेरिएबल ओवरहेड एंड द ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, उनका परचेज प्राइस दे रखा था। तो सेल दे रखी, सेल निकालनी थी, दे नहीं रखी थी, फिक्स को दे रखा था, कितना प्रॉफिट था वो दे रखा था, उसके बेसिस के ऊपर मैंने निकाल लिया पर यूनिट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे निकाला। फिर पर यूनिट से निकाला कॉम्बो में बेचना है, कॉम्बो में 3:4 था, कॉम्बो का कंट्रीब्यूशन निकाला, तो फॉर्मूला रख के कॉम्बो निकाल लिए, कॉम्बो से यूनिट निकाल लिए। बिल्कुल दोस्तों समझ आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अब है प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी, कितना प्रोड्यूस करूंगा। तो देखो दोस्तों, मेरे पास सेल्स आ गए, सेल्स यूनिट आ गए, हाँ सर, कोई डाउट नहीं सर, ये सेल्स यूनिट, ओके सर। अच्छा दोस्तों, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी आ जाएगा, हाँ सर, प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी, बिल्कुल, कितना हुआ 6300 प्लस 720 माइनस 800, तो आंसर हो जाएगा 606220। 8400 प्लस 1080 माइनस 1200, तो आंसर हो जाएगा 8280। हाँ सर, इतना में प्रोडक्शन करना पड़ेगा क्योंकि 8400 है ही, ठीक है, आपको बेचने 1080 और प्रोड्यूस करने 1200 है, तो 120 डायरेक्टली रिड्यूस किया। इसमें से आपके पास 4200 बेचने हैं, 2520 रखने हैं, 2800 है, तो 280 माइनस करो 3920। इतने एसीबी एमसीबी और डीपी प्रोड्यूस करनी है। दोस्तों का डाउट, सर कैसे किया दोस्तों, बहुत सिंपल था, सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। प्रोडक्शन बजट आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, प्रोडक्शन बजट क्या होता है इन क्वांटिटी, तो मेरे पास सेल्स पता है प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, आपके पास आ गया। बिल्कुल दोस्तों, कोई डाउट नहीं सर। अब इसके बाद कंपोनेंट यूजेज बजट, तो दोस्तों कंपोनेंट यूजेज बजट भी बहुत सिंपल है। चलो कंपोनेंट क्या है, इसी तरह इसी लाइन में कर लेते हैं। देखो दोस्तों, कंपोनेंट यूजेज बजट, इसके नीचे हमने ये लिखा भी है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, बिल्कुल सर लिखा हुआ है। अच्छा दोस्तों, मेरे को एक बात बताओ, मैं एसीबी के लिए कितने कंपोनेंट यूज करूंगा, एसीबी बेस बोर्ड कितने चाहिए सर, एक ही है, तीनों में एक ही कर दो, 6220 एमसीबी 8280 और डीपी 3920। अच्छा दोस्तों, एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार चेक कर लीजिए तीनों ठीक थे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं। ठीक है सर, एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जल्दी देखिए, बेस बोर्ड दोस्तों अपना आया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्शन के बाद आपके पास है IC08, इसके लिए 8 है, इन दोनों के लिए 2 6220 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो गया 0 6 8 2 16 16 1 कैरी 7
8 6 48, ये 49,760, ठीक है। 6220 को मैंने 8 से किया, फिर उसके को 4 से करना है, इसका आधा, तो 24,880, यस। फिर इसको 2 से करना है, 12,440, ठीक है सर, इतना, ओके। 8280 को 2 से करना है, तो 560 और ये 16,560, ओके। फिर दोस्तों उसके बाद 8280 को 10 से करना है, 82,800। फिर 8280 को 6 से करना है, 8280 को 6 से करना है, ऑलरेडी नहीं किया था, नहीं, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 4 कैरी, 12 और 4 16, 1 कैरी, 6 8 जा 48 और ये वो 49,680, ओके। नेक्स्ट आपके पास हुआ 3920 को 2 से किया, आपके पास 4,000 माइनस 160, सॉरी 8,000 माइनस 160, 7840। नेक्स्ट उसका डबल किया, 0 8 6 15 और 16, सॉरी 14 और 15। नेक्स्ट उसका डबल किया, 0 6 12 और 13 31, ओके। हो गया दोस्तों। कंपोनेंट यूजेस बजट पूछा है, कंपोनेंट यूजेस बजट, ये यूज हो गया दोस्तों। कंपोनेंट कितने कितने यूज होंगे, तो ये एसीबी एमसी और डीपीयू के तीनों का ऐड करना, यूज के लिए पूछा दोस्तों, यूज क्यों इतना हम प्रोड्यूस करेंगे तो इनटू मल्टीप्लाई यूज हुआ, अभी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का कुछ मत करना, ऐड कर दो। आपके पास 4 और 8 12 1 कैरी, 3 2 5 5 और 9 14 1 कैरी, 7 और 8 15 और 3 18, ठीक है। इधर 6 6 12 और 4 16 1 कैरी, 8 और 3 8 और 5 13 13 और 8 21 2 कैरी, 2 कैरी और 9 और 2 11 और 6 17 और 7 24 2 कैरी 5 और ये हो गया 6 7 74 था। एक बार दोस्तों वापस से ऐड कर लेते, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ इसलिए 6 6 12 16 1 कैरी, 8 और 5 13 13 और 8 21 2 कैरी, 9 और 6 15 15 और 9 24 2 कैरी, 6 और 7 74,160, ओके। 0 8 और 8 16 1 कैरी, 9 और 8 17 और 6 23 2 कैरी, 6 और 2 8 8 और 5 13 1 कैरी, 3 और 8 11 और 1 12, 8 1 कैरी, 5 और 6 11 और 3 14 1 कैरी, 3 और 9 12 12 और 1 13 1 कैरी, 4 4 8 और 8 93,004। तो दोस्तों ये यूजेस हो गया, ये यूजेस हो गया। कितने कितने कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट होंगे 18,420 बेस बोर्ड, आईसी 74,160, 1,23,360, 94,480। एक बार दोस्तों चेक कर लीजिए कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, नहीं सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अब परचेज बजट कितना परचेज होगा, तो दोस्तों क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक वाला ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक वाला माइनस करना है। परचेज, परचेज कितना हो गया दोस्तों, परचेज कितना होगा, इसमें से माइनस कर दो 160, ठीक है सर, माइनस कर देते 160, ये हो जाएगा 18,260। कैसे सर, चेक कर लीजिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये 1600 माइनस करना है, 1440 प्लस करना है, 18,420 में, तो 18,260 आपके पास परचेज आ जाएगा, ठीक है सर। इधर आपके पास 120 माइनस करना है, तो 74,040, ओके सर। इधर 600 माइनस करना है, तो 1,00,000
22,000, 13 में से 6 गए तो 7, मतलब 22,760। हाँ जी सर। इधर आपके पास 400 रिड्यूस करना है, 93,080। ठीक है सर। ये तो परचेज इन क्वांटिटी है। वैल्यू, वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। परचेज वैल्यू कैसे आएगा, दिस इंटू 60, दिस इंटू 20, दिस इंटू 12, दिस इंटू 8। ओके। लास्ट क्वेश्चन था मैन आवर कितने चाहिए, मैन आवर कितने चाहिए, मैन आवर। अच्छा दोस्तों, कितने कितने यूनिट्स बना रहे हैं सर? हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 6220, 8280, 3920। ओके। ग्रेड ए की कितनी लेबर होगी? ओके सर, निकाल लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल निकालते हैं। ग्रेड ए लेबर रिक्वायरमेंट 6220 इंटू 8 हमने किया था, कहीं पे किया था, 49,760 आया था। ठीक है सर। 8280 इंटू 6 कहीं किया था? हाँ सर किया था, 49680। ओके। 3920 इंटू 4 किया था सर, ये रहा 15,680। ओके, तीनों का ऐड कर देना। ग्रेड बी, ग्रेड बी ये था आपका प्रोडक्शन यूनिट के लिए, प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए। ग्रेड बी 6220 इंटू 16, इसका डबल कर दो। ओहो, 0 2 14 15 1 कैरी, 18 19 1 कैरी, 99,005। फिर वापस ये हो गया 12, इसका डबल कर दो, 320 हुआ ना, 320 और ऐड कर देंगे तो 50,000 हो जाएगा। तो 1 लाख के लिए 640, 1 लाख में से 600 गया तो 99,400, 99,360। ठीक है। नेक्स्ट इधर कितना था, 4 का 8, अच्छा 15,600, 15,700, 15,700 का हो गया डबल 1400 और 31,400 माइनस 40, 31,360। ग्रेड ए के लेवल कितने हो गए आवर्स? 8 और 8 16 और 622 2 कैरी, 9 और 6 15 और 6 21 2 कैरी, 9 और 2 11 और 9 20 और 5 25 2 कैरी, 6 4 10 और 11, 1,50,120। 6 और 6 0 12 और 2 14 1 कैरी, 6 और 3 9 और 3 12 1 कैरी, 10 और 9 19 और 1 20 2 कैरी, 11 और 9 20 और 3 23। वापस एक बार चेक कर लेते। 6 6 12 2 14 1 कैरी, 6 और 3 9 और 3 12 12 1 कैरी, 10 और 9 19 19 और 1 22 कैरी, 9 18 20 23। ठीक है दोस्तों, 1,15,120, 2,30,240 इतने आवर्स आए। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 8 16 6 12 लगभग मेरे ख्याल से कैलकुलेशन ठीक है, एक बार जस्ट चेक कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, अब कितने मैन पावर चाहिए? तो ग्रेड ए के लिए मैन पावर कितने हो जाएंगे? मैन पावर एक बंदा कितना खर्च, एक दिन में कितने घंटे काम करता है? 200, तो डिवाइड बाय 200 कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10.6 मैन। तो आप इसको लिख सकते हैं 576 लेबर, 576 लेबर या वर्कर, जो भी आपको लिखना है। ग्रेड बी के लिए भी आपको इसी तरह निकालना है। मैन पावर 230 डिवाइड बाय 200, चाहो तो उसका डबल कर सकते थे। आपके पास 576 575.6 का डबल हो जाएगा 2 1 कैरी, 2 5 10 1 कैरी, 7 2 7 14 और 1 15 1 कैरी, 10 और 11 51.2 मैन। तो आप कर सकते हैं 1152 लेबर। राउंड ऑफ है दोस्तों, आप अपने हिसाब से अप डाउन पर मोस्टली अपने ही करना चाहिए, इसीलिए ये। तो दोस्तों देखो, इस पूरे आपने क्या सीखा? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा मोटिव है सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाना।
जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे सेल्स यूनिट थे, कैसे निकाले सेल्स में सर, फिक्स कॉस्ट और वो दे रखा था प्रॉफिट, ठीक है। फिर सेल्स मिक्स कैसे निकाला, मिक्स का रेशियो दे रखा था, पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। वो आप कर सकते थे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हाँ सर। पर कॉम्बो का कंट्रीब्यूशन निकाला, डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन पर कॉम्बो, तो कॉम्बो में कितने कितने यूनिट आएंगे वो निकाल लिया, टोटल यूनिट, ठीक है। सेल्स यूनिट आ गया। अच्छा, प्रोडक्शन कैसे निकलेगा सर, सिंपल सा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कॉम्बो आ गए, प्रोडक्शन आ गया, हाँ सर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको तो कंपोनेंट था तो प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए, तो कंपोनेंट पे कितने कितने चाहिए मल्टीप्लाई किया, ठीक है। कैलकुलेशन कर रही है वो आपने देख ली, क्या फिर उसको क्या किया, टोटल ऐड कर दिया, इतना प्रोडक्शन इतनी रिक्वायरमेंट रहेगी। अच्छा, परचेज कितना होगा, उसमें से प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वैल्यू कैसे निकलेगी, इनटू परचेज प्राइस दे रखा है। लेबर आवर कैसे निकाले, इतने एमसीबी के लिए इतने आवर चाहिए, डिवाइड बाय एक आदमी एक महीने में कितने दिन काम करता है, 200 घंटे, बस सिंपल निकाल लिया, हाँ। तो दोस्तों सिर्फ मेन फोकस करना आपको क्वेश्चन के ऊपर। अब आगे, तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कितनी इजीली इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व आउट किया, कुछ नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपने देखा बजटरी एंड बजटरी कंट्रोल में हमने बजटरी किया। अब एक बजटरी कंट्रोल के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ रेशियो दे रखे हैं, उस रेशियोज को फॉलो करते हो फिर आगे बढ़ते हैं। तो रेशियो क्या है, तो देखिए दोस्तों, एक बजटरी कंट्रोल के रेशियो, बजटरी कंट्रोल रेशियो, इन रेशियो के थ्रू, मतलब हम वो रेशियो दोस्तों ये ऑलरेडी आपको पता है, हमारी एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कैपेसिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। देखो दोस्तों, मैं फॉर्मूला में कुछ नहीं बताऊंगा कैसे बनाना है, आप में से कोई बच्चा भी इसको ध्यान से समझेगा ना तो आपको समझ आ जाएगा एफिशिएंसी रेशियो क्या है। सर मेरे को ये काम करने में इतने घंटे लगते हैं और मैंने इतने घंटे लगाए, तो मेरे को एफिशिएंसी बढ़ानी है ना, हाँ सर। एक्चुअल कम होना चाहिए कि ज़्यादा, एक्चुअल कम होना चाहिए, तो सिंपल, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट लिख दो, प्रोडक्शन की जगह एक्चुअल आउटपुट, ये ज़्यादा होंगे और एक्चुअल आवर कम होंगे, तभी मेरी एफिशिएंसी अच्छी होगी। एक्चुअल आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आउटपुट इनटू 100, ये हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में किया था। हाँ, वहाँ पे क्या था, एफिशिएंसी वेरिएंस, वहाँ पे एफिशिएंसी वेरिएंस हमें पॉजिटिव करना था, हाँ। तो क्या था, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल, एक्चुअल कम होंगे तभी आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी ना, हाँ। कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होता है, बजट, मैंने इतना सोचा था इतने आवर लगने चाहिए और लगे इतने, बजटेड आवर, बजटेड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर। नहीं 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 सर, गलत कर दिया आपने, हाँ मैं यही देख रहा था। देखो दोस्तों, क्या होना चाहिए, एक्चुअल आवर, मैंने एक्चुअली में किया ज्यादा, अब मेरा था बजट कम, बजटेड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, या बजटेड आवर कर दो दोस्तों, बजटेड आवर नॉट एक्चुअल आउटपुट। मतलब क्या सर, देखो मैंने सोचा था मैं करूंगा 10 घंटे काम, पर मैंने काम कितने किया, 12 घंटे, मैंने काम कितना किया, 12 घंटे, हाँ सर 12 घंटे काम किया, करना था 10 घंटे, 2 घंटे, मेरी कैपेसिटी अच्छी है, बजटेड आवर्स। नेक्स्ट एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो दोस्तों कुछ नहीं, एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो, रेशियो ये होता है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आवर, बजटेड आवर इनटू 100, एक ही बात है दोनों। तो दोस्तों बहुत सिंपल फॉर्मूले, तो आगे एक प्रैक्टिकल सम देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे थ्योरी की तरफ। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 7 क्या बोलता है, इलस्ट्रेशन 7 बोलता है फॉलोइंग डाटा अवेलेबल फॉर डीकेजी एंड कंपनी, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 आवर्स अ डे एंड 5 डेज पर वीक। आपके पास स्टैंडर्ड वर्किंग आवर कितने, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर 8 घंटे 8 आवर्स पर डे इंटू 5 डेज वीक, 5 डेज
वीक, आपके पास 40 घंटे एक वीक में होते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी 50 एम्प्लॉय, 50 एम्प्लॉय से आप काम करवा सकते थे। एक्चुअल वर्किंग, एक्चुअल कितने काम कर रहे हैं? एक्चुअल से काम कर रहे हैं 40 एम्प्लॉयज। ओहो, आप तो कैपेसिटी आपकी 80% है। एक्चुअल आवर एक्सपेक्टेड टू बी वर्क फॉर पर वीक, एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्क पर 4 वीक 6400 आवर्स। अब दोस्तों ध्यान से देखना, ये 6400 का ब्रेकअप क्या होना चाहिए? एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड, तो मैं एक्चुअल कितना एक्सपेक्ट करूंगा? जितने मेरे पास एक्चुअल वर्कर है 40 वर्कर, कितने घंटे काम कर रहे हैं ये? 8 घंटे। कितने दिन? 5 दिन एक वीक में। कितने वीक है? 4। मल्टीप्लाई करके देखो 6400 आता है 16, 5 80 और 8 64। ये समझ आएगा दोस्तों ये कैसा है? हाँ सर, 40 वर्कर अगर 8 घंटे पर डे और 5 वीक और 4 वीक कंटिन्यूसली काम करते हैं, 40 वर्कर एम्प्लॉय 8 आवर्स 5 डेज 4 वीक कंटिन्यूसली काम करते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ मेरे 6400 घंटे काम होंगे। ये क्या है सर? ये सब बजटेड आवर्स है। यस, ये मेरा बजट हो गया। एक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर ये मेरा बजटेड आवर्स है। दोस्तों इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। आपके पास वर्ड दे रखा था एक्चुअल आवर एक्सपेक्टेड टू बी वर्क फॉर 4 वीक। तो ये जो 4 वीक आया ना, ये 4 वीक कुछ नहीं, आपके पास बजटेड आवर आया है। ये बजटेड आवर आपको क्वेश्चन में अलग तरह से लिखा हुआ है। हाँ सर। नेक्स्ट आगे आपके दे रखा है स्टैंडर्ड आवर एक्सपेक्टेड टू बी अर्न फॉर पर वीक। स्टैंडर्ड आवर एक्सपेक्टेड टू बी अर्न पर 4 वीक। स्टैंडर्ड आवर एक्सपेक्टेड टू बी अर्न, नहीं, एक्सपेक्टेड आवर अर्न, एक्सपेक्टेड टू बी अर्न पर 4 वीक। स्टैंडर्ड आवर कितना है? 8000 आवर। अब ये बोल रहा है जो आपने अच्छा, ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड आवर एक्सपेक्टेड टू बी, अगर स्टैंडर्ड आवर मतलब इतने हो सकता था, बजट आपका स्टार्टिंग से कितना हो सकता था? 50 एम्प्लॉय इंटू 8 इंटू 5 इंटू 4 8000 हो सकता था। हाँ, ये तो दोस्तों आपकी पॉसिबिलिटी थी, ये आपकी पॉसिबिलिटी थी। एग्जैक्टली आप स्टैंडर्ड कैपेसिटी के ऊपर वर्कआउट करते तो आपका ये हो जाता। ये मैक्सिमम आपके पास, देखो क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो बजट है ये एक्चुअल कैपेसिटी पे, ये बजट है जो स्टार्टिंग बजट था, जो आपने फ्रेम कर रखे थे 50 एम्प्लॉय के लिए। तो आप चाहो तो इसको किस टाइप का बजट कर दो, या इसको मैक्सिमम आवर कह सकते हो। इतने घंटे आप काम कर सकते थे, मैक्सिमम आवर, मैक्सिमम वर्किंग आवर। भाई मैं इतने घंटे काम कर सकता था। ठीक है सर, क्वेश्चन समझो दोस्तों, क्वेश्चन में सब कुछ है। ठीक है, अब आगे दिए एक्चुअल आवर वर्क इन 4 वर्क पीरियड। एक्चुअल आवर आपको दे दिए, ये तो सिंपल होता है। एक्चुअल आवर वर्क, ये कितना है? 6000। हाँ सर, ठीक है। अब इसके बाद स्टैंडर्ड आवर अर्न इन द 4 वीक पीरियड। स्टैंडर्ड आवर वर्क, भाई इतने घंटे का काम हुआ, स्टैंडर्ड आवर वर्क इन 4 वीक पीरियड 7000। इसका मतलब क्या हुआ? वापस से दोनों पढ़ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। एक्चुअल आवर वर्क इन द 4 वीक पीरियड 6000 घंटे काम किए। स्टैंडर्ड आवर अर्न इन अ 4 वीक पीरियड, जो काम किया मतलब हमने कितने घंटे कमाए? 7000 घंटे कमाए। दोस्तों 8000 घंटे काम कर सकते थे, पर लेबर कम थी तो 6400 ही काम कर सकते थे। पर जो काम किया वो काम किया 6000 घंटे, और जो काम करके कमाया उस कमाए वो उसके लिए घंटे लगने चाहिए थे 7000। दोस्तों 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 वापस से हमारा क्या खराब है क्या? अच्छा,
क्वेश्चन पूछने से पहले बता देता हूँ मैं आपको। देखो, जो काम किया उसके लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे सर? पता नहीं, वापस देखो, मैं कितने घंटे काम कर सकता? 8000 मेक सी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरी बजट की कैपेसिटी क्यों रिड्यूस हुई? क्योंकि मेरे पास वर्कर कम थे, तो यूजेज रेशियो मेरा कम हुआ। हाँ सर, मैं 8000 घंटे यूज कर सकता, पर मैं कर पाया 64 क्योंकि मेरे पास लेबर कम थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो मैंने काम किया कितने घंटे में किया? 6 घंटे में। पर जो काम किया उसके लिए घंटे कितने लगने थे? 7000। मेरी एफिशिएंसी अच्छी है? हाँ सर। अच्छा दोस्तों, अभी हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आगे पढ़ लेते। क्वेश्चन बोल रहा है द रिलेटेड पीरियड ऑफ 4 वीक, इन दिस पीरियड देयर वन स्पेशल डे हॉलीडे ड्यू टू नेशनल इवेंट्स। एक हॉलीडे भी थी, तो हमारी एफिशिएंसी तो और अच्छी होगी। ओहो, फिर तो हमारी एफिशिएंसी और अच्छी होगी। चलो अब देखते क्या क्या निकालना है। सबसे पहले निकालना है दोस्तों एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो ऑलरेडी आपको बताया था। एफिशिएंसी रेशियो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर into 100। तो ये हो गया आपके पास 7000 डिवाइड बाय 6000। तो बहुत सिंपल था, डिवाइड कर देना 116.66%। कोई डाउट नहीं? ओके। सेकेंड है एक्टिविटी। हम तो पहले कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी क्या होती थी सर? कैपेसिटी होती थी एक्चुअल आवर बजटेड आवर। बजटेड आवर कितने घंटे सोचे थे भाई? एक्चुअल आवर लगे सर 7000। कर कितने सकते थे? 6400। क्या? नहीं सर, एक्चुअल आवर 6000। कर कितने से? 6400। कम है ना? हाँ सर कम है। कितना हुआ? 60 डिवाइड बाय 64 करो। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आता है? 93.75%। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो कितना हो जाएगा? एक्टिविटी रेशियो कितना होता है? दोनों को मल्टीप्लाई 116.66 इंटू 93.75%। कितना आता है? आता आपके पास 109.37%। अप्रोक्सीमेटली दोस्तों कैलसी से चेक कर लेना, आंसर यही आएगा। अब आगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है कैलेंडर रेशियो। दोस्तों मैंने जब आपको पढ़ाया था ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो मैंने आपको बताया था कैलेंडर रेशियो तभी होता है जब हमारे डेज में फर्क होता है। तो यहाँ पे डेज कितने सर थे? डेज 5 4 जा 20। एक दिन छुट्टी हुई है ना, 19 हुए। 19 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 95%। सो 3 रेशियो तो मैंने आपको यू निकाल दिया और एक एक्स्ट्रा निकाल के दिए। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? कैलेंडर रेशियो जितने दिन सोचे थे, अगर उससे ज्यादा काम किया तो कैलेंडर रेशियो अच्छे, अगर कम किया तो खराब। कोई डाउट नहीं? एफिशिएंसी, एक्टिविटी और कैपेसिटी तो आपको रटे हुए होने चाहिए। इतना सिंपल फंडा दिया है, इतने घंटे काम कर सकता था, इतने घंटे किए। ये काम इतने घंटे में होना चाहिए था, इतने घंटे लगे। कम लगे घंटे तो एफिशिएंसी अच्छी, ज्यादा लगे तो खराब है। कैपेसिटी ज्यादा कर सकता था, ज्यादा पढ़ा तो अच्छी बात है, कम पढ़ा तो खराब बात है। ठीक है सर, बिल्कुल आपको मुंह पे ये सब याद होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ मैं इतना सब आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का फायदा उठाइए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो मेरे को आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको हर एक क्वेरीज का आपका रिप्लाई मिलेगा। मेरे कॉन्टैक्ट आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको यूटिलाइज कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कीजिए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अगर आप मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कीजिएगा और उसको अपने फायदे में आपके किसी भी तरह से काम आ पाए तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो। तो देखो दोस्तों, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो क्या सिंपल बता रहा है कि भाई मेरे पास 50 एम्प्लॉय थे, कर सकता था यूज, पर मैंने कम कितने एम्प्लॉय यूज किए? सिर्फ 40 ही। तो स्टैंडर्ड कैपेसिटी कितनी हो गई? डायरेक्टली सर 80%। हाँ यही आंसर आएगा। देखो वापस दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो मतलब जो मेरा बजट था ना, इसमें मैंने काम कहीं नहीं किया। बजट के सामने कितना यूज किया भाई? 6400 आवर्स एक्चुअली में काम कर, कैपेसिटी के कारण काम कर पाया, जो मैं कर सकता था 8000 घंटे।
तो आपके पास आ जाएगा, देखो इसमें चाहो तो ये फॉर्मूला लिख दो, एक्चुअल आवर एक्सपेक्टेड टू बी वर्क, स्टैंडर्ड आवर एक्सपेक्टेड टू बी अर्न, बस ये फॉर्मूला लिखा है, कुछ नहीं किया। एक्चुअल आवर एक्सपेक्टेड टू बी वर्क डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर एक्सपेक्टेड टू बी अर्न। फॉर्मूला आपका यहीं से बना दिया। मेरे को तो पता नहीं था फॉर्मूले का क्या है, पर मेरे को ये पता था कैपेसिटी मेरी कितनी परसेंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखते ही बताया दोस्तों, क्वेश्चन के साथ। सर 50 एम्प्लॉय थे, कर सकता था, सॉरी 40 ही थे, 80%। तो आपको फॉर्मूला डालना, लिख देना 6400 डिवाइड बाय 8000 इंटू 100, आपके पास 80% आ जाएगा, बहुत सिंपल। नेक्स्ट है दोस्तों एक्चुअली कैपेसिटी यूजेज रेशियो। एक्चुअली में कैपेसिटी कितनी यूज किया, एक्चुअली में 8000 घंटे काम कर सकते, कितने घंटे काम कर सकता, सॉरी 6000 घंटे काम किए, और कितने एक्चुअल कैपेसिटी, देखो वापस है, एक्चुअली में जो मैंने कैपेसिटी यूज करी, कैपेसिटी कितनी थी 8000 घंटे, और एक्चुअली में और कितना किया 6000 घंटे, खराब था ना। हाँ सर, एक्चुअल कैपेसिटी क्या पूछे, एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशियो। सर 8000 के सामने 6000 घंटे काम की यूज किए है मैंने, तो ये कितना हुआ 75%, ठीक है। नेक्स्ट है एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। वाओ, अब क्या ब्यूटीनेस आया, जो बजट हमने देखा था, मतलब 40 के अकॉर्डिंग कितना कर सकते थे, 64 किया, कितना 6000। तो दोस्तों वर्क समझना, तीनों वर्डिंग में कितना फर्क था, स्टैंडर्ड कैपेसिटी, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड ही थी, दोनों स्टैंडर्ड थी। हाँ सर, उधर 40-50 एम्प्लॉय के गन जो हुआ, फिर था एक्चुअल कैपेसिटी जो थी, और उसके सामने कितना है, कैपेसिटी थी 8000, जी भाई मैक्सिमम कैपेसिटी तो यही थी, ठीक है सर। उसके बाद इससे क्या पूछा, इसने पूछा एक्चुअल यूजेस ऑफ बजटेड कैपेसिटी, एक्चुअली यूज कितना किया बजट का। देखो एक स्टैंडर्ड में बजट कितना परसेंट हुआ, कितना रिड्यूस हुआ, स्टैंडर्ड कितना हो गया, फिर एक्चुअली का कितना परसेंट यूज किया, जितना सोचा हुआ था, फिर अब जो यूज कर सकते थे उसका कितना यूज किया, एक्चुअली यूजेस ऑफ बजटेड कैपेसिटी। तो यहां पे लिख देता हूं एक्चुअली यूजेस ऑफ बजटेड कैपेसिटी। सर कितना, सर 6400, सॉरी हाँ 6400 की कंपेयर में 6000 यूज किया है। तो दोस्तों परसेंटेज आप निकाल लेना, या आपका काम है, मैं आपको सिर्फ फंडा समझा सकता हूँ। आंसर आएगा 93.75%। तो ऑलरेडी हमने कहीं निकाला था 93.75% शायद, ठीक है आप देख लेना। तो दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका, मैं देखो दोस्तों आपको कुछ रटवा नहीं रहा हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया, क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आपका काम हो गया। दोस्तों आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते, मैंने आपको प्रैक्टिकल सब बता दिया, अब इसके ऊपर थोड़ा सा जीरो बेस बजटिंग के ऊपर थोड़ा सा व्यू लेते हुए आगे बढ़ते। देखो दोस्तों ये जीरो बेस बजटिंग एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जब क्या होता है कोई भी प्रोसेस इनिशियल स्टेज के ऊपर होता है, तो एक जो हाई लेवल स्किल के बंदे होते हैं, हाई लेवल जिनके पास हाई स्किल्स होती है, इंटेलेक्चुअल टैलेंट होते हैं, स्किल्ड पर्सन, ठीक है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदे होते हैं जिन्होंने कई जगह काम किया होता है, उस फील्ड में नहीं, कई जगह उस पर्टिकुलर बजट के ऊपर काम नहीं किया होता, अलग अलग बजट, अलग अलग चीज़ों का बजट, मतलब जिनके पास नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज होती है। तो ये लोग बंदे ना वर्क करके क्या करते हैं, एक डिजाइन या एक लेआउट तैयार करते हैं कि भाई ये काम ऐसे होगा। तो वो डिजाइन 2-3 टाइप के होते हैं, तो उन डिजाइन को हम प्रायोरिटी बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों क्या होता है, जैसे डिजाइन हो गया, ठीक है, मैंने क्या किया, एक डिजाइन तैयार किया, ठीक है, अब फिर हम प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी किस बेसिस पे देंगे, इसका इवैल्यूएशन करेंगे, इनका इवैल्यूएशन। अब ऐसा करो दोस्तों, प्रायोरिटी बाद में लिखना, पहले हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, पहले हम इन डिजाइनों को इवैल्यूएट करेंगे। भाई अलग अलग आपके पास दोस्तों क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, इन डिजाइन्स का हम इवैल्यूएशन करेंगे। थर्ड, इन इवैल्यूएशन के बेसिस पे उनके ऊपर रैंक देंगे,
ठीक है सर। रैंक के बाद क्या करेंगे, फाइनली रिसोर्सेज अपॉइंट करेंगे, रिसोर्सेज अरेंज करेंगे, रिसोर्सेज अरेंजमेंट। देखो दोस्तों क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। एक मान लो कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए 4-5 इन्वेस्टर है। 4-5 इन्वेस्टर एक अच्छे बंदे के पास, जिसके पास नॉलेज होगा, वर्क का अलग अलग फील्ड में काम करो, काफ़ी टेक्निकल इंटेलिजेंट बंदा होगा, जिसको उनके ऊपर भरोसा होगा, तो बोलेंगे तुम मेरे को बताओ क्या क्या करना चाहिए। तो वो अलग अलग अप्रोच लेगा, फिर अपने अलग अलग अप्रोच के ऊपर सब बताएगा, मैंने ये अप्रोच ली, इवेल्युएट करके बताएगा उनको, सर मैं इस तरह से होगा, इस तरह से काम करेंगे तो इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, सब बताएगा। फिर बताएगा इस अप्रोच को क्यों सिलेक्ट करना, किस अप्रोच को किस बेसिस पे फर्स्ट रैंक दे रहे, फिर उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इन तीनों का जब अप्रूवल हो जाएगा तो वो रिसोर्सेज अपॉइंट कर लेगा। ये अप्रूवल हो गया। तो दोस्तों इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हुई, बंदे ये नॉलेज सारे भाई साहब ने टेस्ट किया हुआ है, सब डिजाइन किया है, इवैल्यूएट किया है, रैंक किया, ये इसके बेनिफिट हो गए, ये इसी के बेनिफिट हो गए। लिमिटेशन क्या हो गई सर, लिमिटेशन ये है कितना भी कुछ सोच लो, अल्टीमेटली अगर इनमें से कुछ भी चेंज हुआ, एनी चेंज, या आपने कुछ भी रॉन्ग अज्यूम किया था, रॉन्ग अज्यूमशन, तो आपको काफी भारी पड़ सकता है। बेनिफिट ये था, सब डिजाइन था, सब इवैल्यूएट किया हुआ है, रैंक है, रिसोर्स अरेंजमेंट करना है, हाईली टेक्निकल पर्सन है पहले। लिमिटेशन अर्लियर कुछ नहीं था भाई, पहले कोई बेस नहीं था, अर्लियर नो बेस। कैसे टेक्निकल से बढ़िया है, टेक्निकल तो सर नॉर्मल है, पहले वाला रिपीट करना है, यहाँ पे हर बार आपको अपनी नॉलेज इंप्रूवमेंट करना। और क्या फायदा हो रहा है सर, नॉलेज भी बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, लर्निंग बढ़ती है। हाँ सर, ये आपको फील्ड में एक्सपीरियंस होता है, ग्रेट। तो ये फायदे हैं। तो दोस्तों क्या है, आपको ये पता है जीरो बेस बजटिंग है कि कोई बेस नहीं था, सब बेस बनाना कौन बनाएगा, होशियार बंदा बना सकता है, मेहनती बंदा बना सकता है, जो उस काम के अंदर डीपली सोचेगा। तो क्या क्या सब सोच लिया होगा, फिर भी सर सोच में कुछ गलती हुई तो लफड़ा हो गया। तो लिमिटेशन क्या, खाली सोच, पहले कुछ नहीं था, अब आगे नॉलेज, लर्निंग, ये आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों जीरो बेस बजटिंग ये था। इसके बाद दोस्तों हम बजटरी को रियल लाइफ में काम करेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसे कंट्रोल कर सकते हैं रेशियोज के थ्रू। हमने क्या सोचा था, क्या हुआ, इतना सोचा था, इससे कम हुआ तो क्यों हुआ, उसका रीजन देते हैं। तो दोस्तों बजटरी में इतना ही है। बाकी आप एग्जाम में, रियल लाइफ में बजट बहुत बड़ा है, रियल लाइफ में बजट बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे इतना ही है। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।